सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं फ्रॉम 200% फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये बेसिकली ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है और ये तीनों लॉज हमसे यूज़ कराते हैं, कैप्लर्स के तीनों लॉ। और मेनली इधर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को यूज़ ही करना है, ज़्यादा कैलकुलेशंस का सम नहीं है ये। सो इसका टेक्स्ट क्या कहता है कि अ रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम and returns to a spherical planet of radius r in such a way that its velocity vector on return is parallel to its launch speed. So like दोनों बार मैंने A से B उसे छोड़ दिया, ये मैंने एक planet का एग्जांपल इधर बनाया। सो A से मैंने B उसे छोड़ा, फिर उधर आगे क्या कहा, द एंगुलर सेपरेशन एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट बिटवीन द लॉन्च एंड अराइवल पॉइंट इज थीटा। सो सपोज मैंने ये एंगल थीटा बाय 2 दिखा दिया, सिमेट्रिसिटी से हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज दैट फ्लाइट ऑफ द रॉकेट टेक if the period of a satellite flying around the planet is just above the surface is t naught? What is the maximum distance of the rocket above the surface of the planet? Consider whether your analysis also apply to the limiting case of theta tending to 0. So like ये प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले हमारे कैपिलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी सैटेलाइट की मोशन जब हम देख रहे हैं या फिर प्लानिटरी मोशन हम कंसिडर करें तो वो मास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा। ओके, दिस इज नेसेसरी। सो लाइक अर्थ एक सन की तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब बेसिकली अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो होगा क्या कि सन को वो अपने फोकस पे रखेगा। वहीं अगर हम सैटेलाइट के बारे में भी सोचे तो मैंने यहाँ से एक सैटेलाइट दी है, तो वो इस टाइप की एक एलिप्टिकल पाथ का एक छोटा सा पार्ट हुआ। अगर आप इस पार्ट को कंटिन्यू करो, वैसे तो कंटिन्यू वो कर नहीं पाएगा, बट अगर हम उसे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे वो आगे इस तरीके से कंटिन्यू होगा। तो कैपिलर के फर्स्ट लॉ से तो मुझे इसके ट्रैजेक्टरी का आइडिया आ गया। और फिर दूसरा बात जो कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि उसकी स्पीड यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसकी पैरेलल ही है। सो लाइक सेम नहीं है, सॉरी, लेकिन दोनों जगह स्पीड का वेक्टर पैरेलल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिकली एलिप्स में उसके माइनर एक्सिस के दो एंड पॉइंट पे होगा। तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो दो पॉइंट्स ए और बी उसके लोकेशन के हैं वो उसके माइनर एक्सिस के पॉइंट्स हैं। ओके, सो ये भी एक पॉइंट है कि ये बी और ए बेसिकली माइनर एक्सिस के लेंथ हमें बताएंगे। और दूसरी बात कि अर्थ का सेंटर उसका फोकस होगा, क्योंकि बेसिकली वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका फोकस क्या रहेगा, उसका सन। और बेसिकली सैटेलाइट के लिए क्या रहेगा, बेसिकली अर्थ का सेंटर। सो अर्थ का सेंटर उसका एक फोकस होगा, ये बात भी मुझे क्लियर है। तो ये एलिप्स का अगर मैं इतना पार्ट कंसिडर करूं तो ए से बी आने में कितना टाइम लगेगा, ये मुझे अब फाइंड आउट करना है। आई होप आपको अभी तक ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है वो क्लियर होगा। सो लाइक अगर हम इसमें आगे बढ़े तो मुझे ये दिख रहा है कि बेसिकली क्योंकि अगर हम कोई भी एक एलिप्स देखें तो एलिप्स का जो फोकस होता है उससे माइनर एक्सिस की ये जो लेंथ रहती है, फोकस से माइनर एक्सिस की जो लेंथ रहती है वो ए के इक्वल होती है। इसका रीजन तो हमने एलिप्स में पढ़ा भी है कि बेसिकली फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती है। एक एलिप्स की मेन प्रॉपर्टी क्या रहती है कि फोकल लेंथ उसकी कांस्टेंट रहे। अब फोकल लेंथ को कांस्टेंट रखना होगा तो ये यहाँ से उसका ये जो फोकस है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक और फोकस होगा, और दोनों फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। तो क्योंकि बेसिकली फोकल लेंथ 2a के इक्वल होती है, तो अगर इसकी डिस्टेंस r है तो इसकी भी डिस्टेंस r होगी, और दोनों का टोटल सम जो कि r प्लस r है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ, दैट इज 2a। तो बेसिकली यहाँ से मुझे दिखता है कि जो मेरा सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ वो r के इक्वल है। मतलब ये जो लेंथ बेसिकली मेजर एक्सिस में हम क्या,
ये जो टोटल लेंथ है इन दोनों एंड पॉइंट का, ये पॉइंट पे वो जाएगा तो नहीं, बट अगर हम इमेजिन करें उसका आगे का पाथ सोचे तो इस वे में उसका पाथ रहेगा, क्योंकि अर्थ को टोटल मास आप सीधा उसके सेंटर ऑफ मास पे ही कंसिडर कर सकते हो। तो आपको दिखेगा कि वो इस वे में जाएगा, हालांकि यहाँ पे सरफेस आ जाएगा इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो लाइक ये जो टोटल डिस्टेंस है वो एक्चुअली में किसके इक्वल होगी, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल होगी 2r के। ओके, ये एक प्रॉब्लम में ये फैक्टर जो कि है, जो कि हमें ध्यान रखना था। फिर उसके आगे अगर हम इस प्रॉब्लम में कंटिन्यू करने की कोशिश करें जिसमें मुझे टाइम ढूंढना है, सो लाइक दूसरी चीज क्या दी है हमें इस प्रॉब्लम में, कि अगर एक सैटेलाइट है जिसे मैंने जस्ट अर्थ की सरफेस से छोड़ा है तो वो भी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है कि बेसिकली हाउ डज द फ्लाइट, सॉरी यहाँ पे क्या कहा है, इफ द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट फ्लाइंग अराउंड द प्लैनेट जस्ट अबोव इट्स सरफेस इज टी नॉट। अब जस्ट अबोव इट्स सरफेस का है तो आप सीधा सरफेस पे ही मान सकते हो, क्योंकि नियरली सरफेस से हमने उसे बहुत ही क्लोज रखा है। तो बेसिकली अब ये जो सैटेलाइट होगी उसको जस्ट अबो मैंने जस्ट सरफेस के अबो रखा, तो जिस भी एलिप्टिकल पाथ पे जाएगी उसकी फोकल लेंथ 2r होगी। सपोज मैंने उस सैटेलाइट को इस वे में छोड़ा, तो इधर पेज के अंदर जाते हुए, जस्ट अ सेकंड मैं चेंज कर लेता हूँ, यस, अंदर जाते हुए वो इस टाइप के पाथ में जा रहा होगा, जस्ट नियरली इधर आएगा वो, अगर बहुत ही क्लोज हम अर्थ के उसे कंसिडर करें तो इस वे में वो ऑर्बिट कर रहा होगा, जहाँ पे उसकी बेसिकली जो हम यहाँ पे देखें तो फोकल लेंथ है या फिर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, वो बेसिकली आर के ही इक्वल होगी या आर को ही अप्रोच कर रही होगी, क्योंकि उसे हमने बहुत ही क्लोजली छोड़ा है। तो इस केस में टाइम टी नॉट लगा, तो हमें कैपलर्स लॉ में कहा है कि बेसिकली अगर इसेंट्रिसिटी डिफरेंट है या फिर इसेंट्रिसिटी डिफरेंट है या फिर बेसिकली माइनर एक्सिस डिफरेंट है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस डिफरेंट है बट लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस दो एलिप्सिस में सेम है, तो एक प्लैनेट को दोनों को क्रॉस करने में सेम ही टाइम लगेगा। तो लाइक अगर इस पूरे ऑर्बिट में उसे टाइम टी नॉट लग रहा है, तो ये जो मैंने ए टू बी का पूरा पाथ दिखाया उस पे भी उसे टाइम टी नॉट लगेगा। ये बात अभी हमें क्लियर हुई। तो ये एक हेल्प वो जो हमें ये डेटा दिया है उससे हमें ये एक हेल्प मिल सकता है। सो लाइक ये जो टाइम है वो टी नॉट के इक्वल है। तो अब ए से बी का टाइम हम कैसे ढूंढे, याद करो कि कैपलर का थर्ड लॉ में क्या कहता है कि डी ए बाय डी टी, जस्ट अ सेकेंड, यस, डी ए बाय डी टी मतलब रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट इज कांस्टेंट। मतलब ये डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से इसका मतलब अगर हमें समझना है तो हम इस वे में समझ सकते हैं कि एरिया स्वेप्ट हम कहाँ से देख रहे हैं, ये फोकस से देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं एरिया स्वेप्ट की बात कर रहा हूँ ए से बी में, तो वो एरिया स्वेप्ट का शेडेड रीजन कर देता हूँ उस रीजन को मैं, तो क्लियर हो जाएगा मेरी पॉइंट आपको। सो लाइक ए से बी में वो मूव कर रहा है, तो जो एरिया स्वेप्ट होगा वो बेसिकली इसके इक्वल होगा। ओके, ये टोटल एरिया सपोज ए नॉट है और यहाँ पे ए नॉट नहीं, सपोज ए वन है और यहाँ पे इसे टाइम टी वन लग रहा है, तो ए वन बाय टी वन का ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, मतलब ए वन बाय टी वन ए बाय टी के इक्वल होगा, ठीक है। ये है कैपलर्स थर्ड लॉ का मतलब। अब अगर मैं ए से बी की बजाय ए बाय टी नॉट इसे लिखूं, तो इससे मेरा मतलब क्या है कि इस पॉइंट ए से वापस वो इधर आ गया तो कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो उसमें ना ये जो ब्लू शेडेड रीजन का मैंने एरिया दिखाया उसके साथ ही आपको एक एरिया और ऐड करना पड़ेगा,
दैट इज ये एरिया, क्योंकि उस पॉइंट तक आने में वो इतना एरिया स्वेप्ट कर चुका होगा। और क्योंकि हमें पता है कि एक एलिप्स का ये टोटल एरिया के ही इक्वल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू ऑफ ए है वो बेसिकली पाई ए इंटू बी के इक्वल होगी। ओके, अब बी तो बेसिकली सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ है, और क्योंकि मैंने बताया कि ए और बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो सेमी माइनर एक्सिस की ही लेंथ के बराबर है, तो इससे मुझे एक आइडिया आ गया कि बेसिकली जो वैल्यू बी है वो क्या होगी। जो बी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है वो अगर आप यहाँ से देखो तो ये टोटल लाइन किसके इक्वल है, ये पोर्शन आर साइन थीटा बाई टू है, ये आर साइन थीटा बाई टू है, तो टोटल लेंथ टू आर साइन थीटा बाई टू होगी। तो टू आर साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू टू बी। तो यहां से हम देखें तो b इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय टू आया। ओके, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो b बेसिकली आर साइन थीटा बाय टू के इक्वल होगा। अब बेसिकली हमने ढूंढ लिया कि सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ भी मुझे पता है। सो अगर मैं एरिया ए देखूं तो यहाँ से सिंपली आ गया आर पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू। अब टी नॉट भी मुझे पता है, मुझे टी वन फाइंड आउट करना है मेनली, तो उसके लिए मेरे को ए वन की वैल्यू भी तो चाहिएगी। जस्ट अ सेकंड, बैटरी लो हो रही है। यस सॉरी, मैं बीच में चला गया था। सो लाइक ए की वैल्यू अगर हमने देखा तो इसके इक्वल है। अब बेसिकली मेरे को टी वन फाइंड आउट करना है, मेरा मेन गोल तो टी वन को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से जो टाइम टी वन उसे ए से बी आने में लग रहा है वो देखूं तो आया ए वन अपॉन ए इंटू टी नॉट। तो बेसिकली ए तो मुझे पता चल गया है, अब बस ए वन ही मुझे कैलकुलेट करना है। सो लाइक अगर मैं ए वन इधर देखूं तो ए वन की वैल्यू क्या होगी, अगर आप यहाँ से सोचो तो अगर आपको जो एरिया ये ब्लू पार्ट का है वो ढूंढना है, तो आप इधर क्या कर सकते हो कि जियोमेट्री के कारण या फिर सिमेट्रिसिटी के कारण इस रीजन का जो एरिया है जिसे मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूं वो बेसिकली पाई ए बी बाय टू के इक्वल होगा, क्योंकि अगर टोटल एरिया पाई ए बी है तो उतने पार्ट का रीजन का तो एरिया पाई ए बी बाय टी को होगा। लेकिन अब ये ट्राइंगल और बच गया है, तो इस ट्राइंगल का भी एरिया हमें ऐड करना होगा। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैं वही लगाऊं तो मुझे मिला हाफ बेस की लेंथ कितनी है, आप यहां से देखो तो ये लेंथ कितनी है, आर कोस थीटा बाय टू, हाफ आर कोस थीटा बाय टू। और फिर ये लेंथ कितनी है टोटल, क्योंकि ये बेस है और हाइट बेसिकली है, या फिर आप इसे बेस कह दो तो ये हाइट है, तो हाइट की वैल्यू आर कोस थीटा बाई टू हुई, और बेस की लेंथ हुई टू आर साइन थीटा बाई टू, क्योंकि इतने रीजन की आर साइन थीटा बाई टू है, तो टोटल ए से बी की लेंथ टू आर साइन थीटा बाई टू है। ओके, सो यहाँ से मुझे मिल गया कि बेसिकली ये एरिया तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू अपॉन टू, प्लस बेसिकली ये है एक टू टू कैंसिल आउट हो गया तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू अपॉन टू है। अब साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू अपॉन टू को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन टू। ओके, सो लाइक अगर हमने ये एरिया कैलकुलेट करने की ट्राई की है तो मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ अभी तक। तो अगर मैं यहाँ से T1 देखने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले ये क्वांटिटी उससे डिवाइड हुई तो हाफ आया, फिर ये उससे डिवाइड होगा तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। वैसे हाँ, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया साइन थीटा बाय टू, सॉरी साइन थीटा अपॉन टू साइन थीटा बाय टू। ओके,
अब ये 2 sin θ/2 है, और वो जो sin थीटा है उसे तो आप 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख सकते हो। तो फाइनली इससे आपको क्या मिलेगा मैं वो आपको दिखाता हूँ। इससे आपको मेनली मिलेगा cos θ/2, लेकिन इधर हमने वैसे पाई से डिवाइड किया था, तो सॉरी मैंने वो टर्म स्किप कर दिया, cos θ/2 अपॉन पाई, और ये पूरा क्वांटिटी टी नॉट के मल्टीपल में। अब अगर मैं ट्राई करूं कि जो एंगल थीटा है वो अप्रोच करे जीरो को अप्रोच करेगा ना, तो धीरे धीरे ये जो बी और ए है वो एक ही जगह पे आ जाएगा। आप ये नोटिस करो, बी और ए बहुत ही क्लोजर और क्लोजर होते जाएंगे जैसे जैसे थीटा को हम, सॉरी क्लियर नहीं था वो, जीरो को अप्रोच कराते जाए। सो फाइनली जब मैं थीटा को जीरो के अप्रोच कराऊंगा तो ये क्वांटिटी वन को अप्रोच करने लगेगी। तो जो टाइम t1 है उस केस में आएगा वो होगा हाफ प्लस 1/पाई इंटू टी नॉट। आई होप आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स हमने यूजुअली तो ट्राई किए ही है जिनमें हमने बेसिकली नॉर्मल ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा के ट्राई किया है, बट इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपलर वे में कर सकते हो और इससे आपको रियल आंसर मिलेगा। मतलब हम कई बार ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेते हैं स्मॉल जी, लेकिन इस केस में स्मॉल जी को हमने कांस्टेंट नहीं मानते हुए उसका वेरिएशन अगर हम कंसिडर करेंगे तभी मेरे को एलिप्टिकल पाथ मिलेगा, और उसी से मेरे को ये एक करेक्ट आंसर t1 की करेक्ट वैल्यू मिली, हाफ प्लस 1/पाई इंटू टी नॉट। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। ओके बाय एवरीवन।